दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, एक शब्द है डॉक्टर बिटिया। यह किसी का नाम नहीं है, किंतु इस नाम को आप गूगल में खोजेंगे तो इससे संबंधित वो पूरा विवरण आपको मिल जाएगा, जो कलकत्ता के सरकारी मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज में जो घटना घटी है उसका सारा विवरण आपको मिल जाएगा। ये घटना मूलतः एक पीजी फर्स्ट ईयर कोई स्टूडेंट की है। उसका रेप होता है और उसका मर्डर कर दिया जाता है। ये घटना अपने आप में कोई ख़ास बात नहीं है। कई रेप होते हैं, कई जगह होते रहते हैं, और बल्कि उनकी घटना इंसिडेंस अब बढ़ता ही जा रहा है। अब तो देश में ये लगता है कि रोज़मर्रा की बातें हो गई हैं, किंतु हम यहाँ पर खास करके विचार करेंगे आपसे कि विभिन्न पहलुओं को मैं बता दूं, लेकिन मुख्य विषय जो विचार करने का है वो ये कि सज़ा या दंड इसका क्या होना चाहिए। इस बिंदु पर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे और इसके थोड़े अलग अलग आयाम में इसको हम डिस्कस करेंगे। एक घटना क्या है, दूसरा उस पर कानूनी कार्रवाई, तीसरा ममता सरकार की कलाबाजी, चौथा उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप, और अगला दंड का विधान। घटना ये है, हालांकि काफ़ी चीज़ों से आप पहले से परिचित होंगे, मैं बहुत संक्षेप में लेकर के इस बात को चलूँगा कि घटना ये है कि एक स्टूडेंट ड्यूटी करने के बाद सेमिनार रूम में जाती है खाना खाकर, और रेस्ट करने के लिए थोड़ा लेटती है, इसकी नींद आ जाती है। उसके बाद एक आदमी आता है जो उसका रेप करता है और उसके बाद उसका मर्डर कर देता है। इस बॉडी को अगले दिन सुबह 5 बजे एक दूसरा डॉक्टर आया वहाँ बैठकर स्टडी करने के लिए, तो उसने यही देखा कि एक अर्धनग्न औरत या तो बेहोश है, लेटी हुई है, जो या तो बेहोश है या मर गई है। वो वापस लौट कर गया और ड्यूटी रूम जो होता है, इमरजेंसी ड्यूटी रूम, वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर को इस बात की सूचना दी। फिर ये बात वरिष्ठ डॉक्टरों को बताई गई और ये खबर पुलिस को दी गई। जब तक जो वरीय डॉक्टर आ गए और उनकी वरीय डॉक्टर की मौजूदगी में तथा अन्य डॉक्टरों की मौजूदगी में डॉक्टर ऑन ड्यूटी ने जाकर उसको एग्जामिन किया और डिक्लेयर किया कि ही इज़ डेड। उसके बाद इसको पुलिस को खबर कर दिया गया। ये घटना 5 बजे शुरू होती है और इसके बाद तो फिर पोस्टमार्टम है, अंतिम संस्कार है, और घटना तो यही है। अगला बिंदु जो है पुलिस की टाइमलाइन, कानूनी कार्रवाई।
कानूनी कार्रवाई में पुलिस जो है विभिन्न घटनाओं का एक क्रमशः क्रोनोलॉजी तैयार करके सबमिट करती है, जिसे टाइमलाइन कहा जाता है। इनके टाइमलाइन शुरू होता है दिन के 9:30 पर, यानी जो 5 बजे की घटना है उसको इनकी डायरी बताती है कि 9:30 पर मुझे सूचना मिली या हमें सूचना मिली, मतलब पुलिस को ये जानकारी में बात आई। और फिर बीच में कई घटनाएं हैं, जैसे लाश को रिकवर किया गया पुलिस के द्वारा, उसके बाद उस स्थान को सुरक्षित किया गया, उसका समय है, और फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया तथा उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और उसके बाद मृतका के पिता के रिक्वेस्ट पर रात के 11:45 में FIR लॉन्च होता है। आप सहमत होंगे इस बात से कि शायद ये अपनी तरह का पहला FIR होगा। जो अंतिम संस्कार के बाद घटना सुबह 5 बजे जानकारी में मिली और अंतिम संस्कार के बाद FIR लिखा गया रात के 10:45 पर। उसके बाद उस कमरे की 3D स्कैनिंग की गई, फॉरेंसिक टीम जो आई उन लोगों ने किया, प्लस वहाँ जो कुछ भी मिला उसको नमूना सैंपल के रूप में कलेक्ट किया गया कि शायद वो सबूत बन जाए कोई, और इस तरह से वहाँ की कार्रवाई पूरी होती है। ये टाइमलाइन जब पुलिस ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में देती है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रमशः कुछ प्रश्न पूछे, किंतु यहाँ यह बता देना ज़रूरी लगता है कि 2 घटनाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। पहली घटना के प्रिंसिपल को डिसमिस कर दिया गया। सब लोग जानेंगे कि अच्छा हुआ। जहाँ ऐसी घटना घट जाती है कॉलेज में, जो लड़की ड्यूटी कैंपस में है, वहाँ ऐसी घटना घट जाती है तो प्रिंसिपल को तो डिसमिस किया ही जाना चाहिए। लेकिन विशेष बात यह है कि फिर कुछ देर बाद उनको किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में अपॉइंट कर लिया जाता है, और खोजबीन करने पर, हालांकि जैसा कि संदेह भी था पुलिस को, खोजबीन करने पर जो आदमी के पास ये लोग पहुँचे वो TMC का गुंडा था, पुलिस का इन्फॉर्मर था, इस नाम से काफ़ी पूरी गुंडई करता था। उससे इसको पकड़ा गया। उसे जब DNA मैच कराया गया तो केस कंफर्म हो गया कि ही इज़ द रेपिस्ट। ये 2 घटनाएं मुख्य हैं। इस अगला बिंदु है मीडिया का कवरेज। निसंदेह इस घटना को मीडिया ने बहुत कवरेज दिया, इस मामले को बहुत ऊपर तक उठाया, इतना हंगामा मनाया कि सभी लोग जो थोड़ा सा भी क्रोध में थे वो प्रदर्शन करने के लिए शामिल हो गए। गांव-गांव, मोहल्ले जुलूस देखने को मिलता था। जब ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया तो ममता बनर्जी ने एक विरोध मार्च निकाला, जिसका नेतृत्व उन्होंने खुद किया, और उसके साथ उनके जो भी शुभचिंतक जो भी थे, फॉलोअर जो थे वो थे, और एक खास स्थान पर जाकर के ये विरोध मार्च समाप्त हो गया। अब
हमें आपसे पूछना है या आपको भी विचार करना है कि ममता बनर्जी इस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, पूरा प्रशासन उनका है, पूरी पुलिस फोर्स उनकी है, सिस्टम उनका है, मेडिकल कॉलेज उनका है, और वहाँ एक डॉक्टर, जो डॉक्टर भी उनकी है, उसका रेप हो जाता है। उसके बाद ममता बनर्जी विरोध किस बात का करती है, किसके विरोध में करती है, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन कुछ इसी से मिलती जुलती एक और घटना याद आता है कि दिल्ली में जब पानी का संकट काफ़ी गहराया, कुछ चूँकि जल बोर्ड में घोटाला हुआ था, घपला हुआ था, और पड़ोसी राज्य जो थे वो पानी अपना बंद कर दिए। कुछ इस तरह का मामला था जो निगोशिएट नहीं हो रहा था, जो नहीं लाइन पर नहीं लाया जा रहा था। तो आतिशी मार्लेना ये पर अनशन पर बैठ गई कि हम तब तक पानी नहीं पिएंगे जब तक यहाँ के लोगों को पानी सप्लाई नहीं होगा। वैसे ये अनशन भी अपने आप में बहुत ख़ास तरह का था। सुबह आती थी, दोपहर में ब्रेक मिलता होता था, फिर शाम को आती थी और रात को चली जाती थी। लेकिन सवाल ये है कि विरोध किसके विरोध में? ऐसा प्रतीत होता है कि आतिशी मार्लेना वहाँ के एलजी के विरोध में अनशन पर बैठी थी। तो उस दृष्टिकोण से इस पर अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के विरोध में जुलूस निकाल रही थी। लेकिन इससे एक परंपरा चल पड़ी है कि कहीं भी किसी को भी कोई समस्या होती है जो या तो वो हैंडल नहीं करना चाहता या उसे हैंडल नहीं होता है, तो वो मोदी जी के नाम पर डाल देता है। ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी कोई पत्थर के महादेव हैं, जिस पे जिसकी इच्छा होती है जाकर जल चढ़ा देता है, और वो चूँकि पत्थर के हैं तो न उन्हें बोलना है, न प्रतिरोध करना है, न कुछ करना, वो चुपचाप अपने ध्यान में मग्न हैं। लोग पानी डाले जा रहे हैं। लेकिन ये हालात रहे तो कल होकर किसी महिला को उल्टी आने लगे तो वो भी शायद ये बात कहे कि मोदी जी ने कुछ गड़बड़ किया है मेरे साथ, या किसी पुरुष को दस्त होने लगे बहुत ज़्यादा, वो भी कहेगा कि मोदी जी ने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया। और मोदी जी हैं कि कुछ बोलते नहीं हैं। खास करके वेस्ट बंगाल जिसे कहा था, इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए और किस चीज़ की ज़रूरत है या किस चीज़ का इंतज़ार है गृह मंत्री को, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, और अपने प्रधानमंत्री को, ये बात समझ में नहीं आती। ये बात मेरे क्या किसी के समझ में नहीं आती। अगला बिंदु है उच्चतम न्यायालय का। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और ये संज्ञान 20 अगस्त को लिया गया। कोई बात नहीं, उच्चतम न्यायालय का संज्ञान लिया जाना ही अपने आप में बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये इतनी बड़ी बात है कि इसने हर किसी को ऑबलाइज कर दिया, क्योंकि हर कोई जो विरोध की मात्रा थी उसमें हर कोई यही चाहता था कि इस मामले की गंभीरता से छानबीन हो। ये और बात है कि नहीं, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि ये किसी को ध्यान नहीं रहा
कि उच्चतम न्यायालय ने 11 दिन बाद संज्ञान लिया। ये किसी को याद नहीं, लेकिन संज्ञान लिया, ये बहुत बड़ी बात है और वास्तव में ये बहुत बड़ी बात है। मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कुछ प्रश्न पूछे कि केस डायरी में सुबह 10:10 पर शिकायत दर्ज है, तो क्राइम सीन और सबूत ये रात में क्यों सुरक्षित किए गए? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पीड़िता की लाश सुबह 5 बजे ही मिल गई थी, इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना देने में देरी क्यों की? क्योंकि पुलिस की डायरी शुरू होती है 10 बजे से। यह विलंब क्यों हुआ? कहीं यह कुछ साजिश के तहत तो नहीं किया गया? तीसरी बात, इस केस की प्राथमिकी मृतक के पोस्टमार्टम एवं अंतिम संस्कार होने के बाद दर्ज की जाती है, ऐसा क्यों? और इसके आगे फिर उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि केस डायरी में 10:10 बजे सुबह अप्राकृतिक मृत्यु दर्ज है, तो क्राइम सीन तथा सबूत रात में क्यों सुरक्षित किए गए? लगता है ये दोबारा मैं बोल रहा हूँ। और अगला प्रश्न उच्चतम न्यायालय का है कि जब मृतिका की लाश ये अर्धनग्न अवस्था में मिली और मेडिकल बोर्ड ने रेप की बात की, इसके बाद भी पोस्टमार्टम तक क्राइम सीन को सुरक्षित रखने का इंतज़ार क्यों किया गया? ये किसके निर्देश पे किया गया है और ये क्यों किया गया? इस तरह से उच्चतम न्यायालय ने अपनी भूमिका निभाई है और फिर इस केस की अगली तारीख दी गई है, जिसमें राज्य के सरकारी वकील राज्य का पक्ष रखेंगे और फिर आगे की सुनवाई होगी। क्योंकि इस केस में एक्यूज्ड दोषी पकड़ा जा चुका है, किंतु कोर्ट इस बात को समझ रहा है कि इसके अलावे भी कई लोग दोषी हैं। आइए अब हम लोग अंतिम और मुख्य विषय पर चर्चा करते हैं थोड़ी। दंड विधान अपने आप में बहुत ही टेक्निकल चीज़ है और विशेषज्ञ लोग ही उसके जानकार होते हैं, जैसे जस्टिस हुए, लॉयर हुए, ये लोग जानकार होते हैं, या कोई इसके स्कॉलर हैं वो इसके जानकार होते हैं। हम लोग यानी मैं, आप या हम लोगों में से कोई भी दंड विधान नहीं जानता, किंतु यह जानता है कि इस घटना में कितनी इंजरी होती है। अगर रेप की पीड़िता सरवाइव कर जाती है और वो जीवित रहती है, तो जिंदगी भर इसकी टीस नहीं भूलती और जीवन में कभी भी आंख ऊपर करके नहीं चलती, हमेशा आंख नीचे, नज़र नीची करके चलना होता है। यह उसका नुकसान हुआ। अब हाँ, और अगर कोई रेप के बाद उसका मर्डर कर दिया गया तो इससे नुकसान उस पर डिपेंडेंट या उसके माता पिता को, उसके पति को, इन लोगों को होगा।
और यह जो डैमेज होगा सो इंटरनल होगा, फिजिकल होगा एंड मेंटल होगा। तो अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करें तो सज़ा देने का उद्देश्य तो होना चाहिए। पहला ये कि पीड़िता के जख्म की भरपाई हो जाए, या जो कुछ उसने खोया है उसकी वो उसे लौटा दिया जाए। और इस केस में जो उसे पीड़ा हुई है, पीड़ा हो रही है, उसकी भरपाई हो जाए। और ये भरपाई उसकी इच्छा के अनुरूप या उम्मीदों के अनुरूप होना चाहिए। दंड का दूसरा आधार ये होता है कि वो दंड समाज में इतनी दहशत पैदा करे कि कल से फिर कोई आदमी इस तरह का कुकर्म न करने पाए। तो इस केस में रेप एंड मर्डर या रेप के केस में सज़ा क्या हो सकती है, हम लोग यूँ ही डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल, थोड़ा काल्पनिक, थोड़ा एकेडमिक। मुझे याद आता है किसी देश के अदालत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की लॉयर नाज़िया इलाही खान बताती हैं कि इसका दंड सीधे सीधे रेप करने वाले का औजार काट देना चाहिए। ये पहला तरीका है, सबसे कारगर, जिससे कम से कम उस महिला को भी संतोष होगा जो जीवित है, तथा उस दिन के बाद से समाज में लड़कियां, औरतें एक पुरुष से सुरक्षित हो जाएंगी। अब इस पर लोग कह सकते हैं कि ये तो तालिबानी न्याय हुआ। हुजूर, ये तालिबानी न्याय हुआ तो ये जो पाप किया गया है वो किस तरह का है, किस श्रेणी का है? यदि आप समझ सकें तो कोई भी पुरुष अपने गिरने के निचले से सबसे नीचे स्तर पर जाता है तब वो किसी महिला को रेप करता है। मतलब मनुष्य अपने सबसे अधम अवस्था में पहुंच जाता है। तो जाहिर है उसका दंड तालिबानी होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा दूसरा उपाय ये है, दूसरा दंड ये है कि इसे फांसी दी जाए, तथा ये भी नियम बनाया जाए कि फांसी के अलावा और कुछ भी नहीं, तुरंत फांसी दिया जाए जितनी जल्दी हो सके। इससे भी पीड़िता के जख्म भरेंगे, उसे एक संतोष होगा और समाज में इस बात का संदेश भी जाएगा कि यह काम कितना अधम है और ऐसा करने पर मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो अभी यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपसे निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।